हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और स्वस्थ हो। आज का जो अपना वीडियो लेक्चर रहने वाला है, वो रहने वाला है बायोमोलिक्यूल का पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 2 इसकी चर्चा करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर की। कल अपन ने इसको हिंदी में अपन बोलते हैं जीव अणु, जीव अणु। कल अपन ने डिस्कशन ये किया था कि भी कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण जो है वो कितने प्रकार से किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहला वर्गीकरण हमने पढ़ा था किसके आधार पर? नंबर 1 हमने पढ़ा था भौतिक गुणों के आधार पर कौन-कौन सा? नंबर 1 जी शुगर, 2 हमने बात की थी, ये हमने कल डिस्कशन और आज अपन चर्चा करेंगे कि मोनोसैकेराइड इकाई के आधार पर कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है और साथ में अपन चर्चा करेंगे कि भाई कार्बोहाइड्रेट का जो वर्गीकरण है, अपचायक प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार का होता है। इन दोनों बातों के अपन आज बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे कि अपचायक के आधार पर ये कैसे-कैसे कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले अपना हेडिंग डालते हैं आज मोनोसैकेराइड इकाई के आधार पर 2 नंबर का वर्गीकरण। मोनोसैकेराइड इकाई के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। मोनोसैकेराइड सैकेराइड इकाई के आधार पर इकाई के ये अपन डिस्कस। देखो बेटा, आपको मैं एक बात बता देता हूँ। कई बच्चों के सबसे पहले सवाल मन में ये आता है कि सर, ये जो आपने सैकेराइड शब्द लिखा है इसका क्या अर्थ है? देखो भाई, मैं आपको बता देता हूँ अलग से। मैं तो आपको एक पेज लेके यहीं बता देता हूँ। ये जो सैकेराइड शब्द है कई बार आएगा। मैं अभी इसको एक बार डिटेल से, सैकेराइड को आप शुगर बोल दो और इसी सैकेराइड का एक और नाम है तो अपन क्या बोलते हैं? शर्करा बोलते हैं। आप इसको सैकेराइड बोलो, आप इसको शुगर बोलो, चाहे आप इसको के आधार पर मोनोसैकेराइड की इकाई के आधार पर, मतलब मोनोसैकेराइड की संख्या यदि 1 है तो अपन बोलेंगे मोनोसैकेराइड। अगर 2 है, 2 से लेके यदि इनकी संख्या है 10 के बीच में, तब इसको अपन बोलेंगे ओलिसैकेराइड। और यदि इसकी संख्या 10 से अधिक, पॉलीसैकेराइड। अपन पहले बात करते हैं। और एक सब हेडिंग ए से लिख लेता हूँ, मोनोसैकेराइड। पहला तो अपन ये पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड। एक तो अपन ये पढ़ने वाले हैं सैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट। और 2 नंबर अपन पढ़ने वाले हैं ओलिगोसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट। बेटा सी की अपन चर्चा करेंगे पॉलीसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट। जी, सबसे पहले नंबर 1 हेडिंग डाल लीजिए, मोनोसैकेराइड मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। अब मैं आपको बता चुका हूं कि सैकेराइड का अर्थ आपको क्या लेना है। सैकेराइड का आपको अर्थ लेना है कार्बोहाइड्रेट, शुगर या शर्करा। देखो, कार्बोहाइड्रेट की वह छोटी सी छोटी इकाई जिसका जल अपघटन नहीं किया जा सके क्या कहलाती है? मोनोसैकेराइड कहलाती है। तो ये जो मोनोसैकेराइड जो है ना, इसका अर्थ क्या है? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सुनिए। कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई, छोटी यूनिट, या इसको अपन इकाई बोल दें, का
जल अपघटन नहीं किया जा सकता, जल अपघटन नहीं किया जा सकता, क्या कहलाती है? इसका जल अपघटन नहीं किया जाए वो कार्बोहाइड्रेट सॉरी मोनोसेकेराइड कहलाती है। एग्जाम्पल में आपके इसको कौन कौन से आपको उदाहरण याद रखने हैं? एग्जाम्पल में लिख देता हूँ यहाँ, तो आपको याद रखना है ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, हम डिस्कशन कर लेंगे। एक अपन बात करने वाले हैं फ्रूक्टोज की, एक अपन यहाँ बात करने वाले हैं ग्लैक्टोज की, और एक अपन बात करने वाले हैं ट्रायोज की। सारे के सारे जो क्या हैं मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट। वो समझ आया सर? बहुत बढ़िया आया समझ में। चलो एक बात मैं अपनी तरफ से बता दूं, क्या है इन सब का केमिकल फॉर्मूला क्या है वो सुनिए आप। इन सब का जो रासायनिक सूत्र, इन सब का रासायनिक सूत्र लिख रहा हूं, इनका सब का रासायनिक C6H12O6। मतलब यदि किसी का फॉर्मूला ये वाला हो, ये वाला हो C6H12O6, गांठ बांध लो तुम दिमाग में बैठा लो बहुत बढ़िया से। उसे अपन क्या कहेंगे? अगर ये फॉर्मूला किसी का है तो उसे अपन क्या कहेंगे? इसका मतलब मोनोसेक्राइड का जो जनरल केमिकल फॉर्मूला है बेटा, क्या है? H12। ये नजर आता तो उसे अपन क्या बोलेंगे? समझ में आया सर? समझ में आया। आगे 2 नंबर पे चलते हैं। दोबारा एक बार मैं आपको बता देता हूं, ये ग्लूकोज देख लो या फ्रक्टोज देख लो, ये ग्लैक्टोज देख लो या ये ट्राइज देख लो, इन सब का केमिकल फॉर्मूला बेटा ये है। और जिसका फॉर्मूला ये है उसे अपन क्या बोलते हैं? राइट बोलते हैं। मजा आया सर? बिल्कुल समझ में। 1 नंबर कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट। 2 नंबर पे चलते एंडिंग डालते हैं, ओलिगोसेकेराइड। ये हमने लिखा ओलिगो, सुनिए आप ओलिगोसेकेराइड की कहानी। इस सिंपल सी कहानी है, ज्यादा हार्ड भी नहीं। देखो ओलिगोसेकेराइड का आप जब जल अपघटन करोगे ना, तब मोनोसेकेराइड कितनी प्राप्त होंगी संख्या में? 2 से 10। कितनी प्राप्त होंगी? 2 से 10। इसमें मोनोसेकेराइड यूनिट क्या 2 से 10 प्राप्त हो, कितनी प्राप्त होती है? 2 से 10 प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती है? 2 से 10। इस सबसे पहले इस ओलिगोसेकेराइड में अपन सबसे पहले किसका नाम लेंगे? सबसे पहले हम सब हेडिंग के रूप में इसमें नाम लेंगे अपन डाइसेकेराइड का। किस चर्चा करेंगे? डाइसेकेराइड की। और चर्चा करके करेंगे ट्राइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट की। और किसकी चर्चा करेंगे साहब? टेट्रासेकेराइड की चर्चा करेंगे। टेट्रा राइट की। देखो इसमें ये अपन पढ़ने वाले हैं, ये अपने सिलेबस में है, फिर ये अपने सिलेबस, इसकी अपन बाद में चर्चा। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं डाइसेकेराइड। चलो जी, हमने लिखा डाइसेकेराइड। देखिए डाइसेकेराइड किसे कहते हैं? जब आप इस कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन कराओगे तो क्या प्राप्त होगा?
मोनोसेकेराइड इकाइयों की संख्या कितनी प्राप्त होगी? 2 प्राप्त होगी। इसके जल अपघटन से मोनोसेकेराइड यूनिट की संख्या 2 प्राप्त होती है। 2 प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती है? 2 प्राप्त होती है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं अपन एग्जांपल से समझ। थोड़ा-सा हो सकता है आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन इतना कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसमें है नहीं। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे इसमें E12, H22, O11। क्या बोलते हैं इसको? क्लोज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? अब इसकी संख्या 2 से 10 कैसे प्राप्त हुई, वो अपन देखते हैं। समझिए, ये है आपका E12, H22, O11। का आपने क्या करवाया सर? जल अपघटन करवाया। कैसे? ये लो हमने एक जल का मोल ले लिया। ठीक है साहब, आ गया समझ में? सर आ गया। ये ले लिया हमने H+। आपको जहाँ आगे आपको क्या प्राप्त होंगी? 2 इकाइयाँ प्राप्त होंगी। कौन-कौन सी प्राप्त होंगी? एक तो प्राप्त होगा आपको यहाँ पे ग्लूकोज़ और एक आपको यहाँ प्राप्त होगा। यानी जी से आप याद रखना, क्या याद रखोगे? ग्लूकोज़। माने एफ से क्या याद रखोगे? फ्रक्टोज़। क्या याद रखोगे? फ्रक्टोज़। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, भले ही ग्लूकोज़ हो, भले ही फ्रक्टोज़ हो, दोनों का जो केमिकल फ़ॉर्मूला बेटा एक ही है। आप अपने दिमाग में डालो बहुत अच्छे से। दोनों का जो केमिकल फ़ॉर्मूला है क्या? H12O6। दोबारा समझते हैं। पूरी कहानी को मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखो डाई शब्द क्या लिखा है? डाई। सेकेराइड का अर्थ क्या है? शुगर या शर्करा। क्या होता है जब इसका जल अपघटन करवाओगे तो मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड का अर्थ क्या लिखवाया था? ये वाला C6H12O6। कितनी यूनिट प्राप्त होती हैं? 2 प्राप्त होती हैं। इसे अपन क्या बोलेंगे? डाइसेकेराइड। फॉर्मूला जैसे ये डाइसेकेराइड का आपको क्या याद रखना है? C12H22O11, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ? सुक्रोज। जैसे भाई मैंने सुक्रोज का क्या करवाया? जल अपघटन करवाया। क्या करवाया? सुक्रोज का मैंने क्या करवाया? जल अपघटन करवाया H2O के प्रेजेंस में। और H+ का मतलब अम्लीय माध्यम में, तो क्या प्राप्त हुआ? आई होप। अगला, अगला देखते हैं। दो नंबर या बी नंबर अपन देखते हैं, ट्राइसेकेराइड। देखिए, इसको लिखते हैं। इन कार्बोहाइड्रेट के जल अपघटन से आपको एक शब्द ध्यान में रखना है, 3। ट्राई। ट्राई का मतलब कितना होता है भाई? ट्राई का मतलब होता है 3। इसके जल अपघटन से 3 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती हैं? 3। जैसे उदाहरण के लिए मैं इसका एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। आप इसका डायरेक्ट यहाँ नाम याद रख लीजिए और मैं बता भी दूँगा वो।
हुआ कैसे वो? आप एग्जाम्पल में रेफिनोज, क्या नाम लिखना है आपको? देखिए अब हुआ कैसे, क्या हुआ कैसे हुआ, अपन देखते हैं। रेपिनोज का जो फॉर्मूला है वो है आपका C18H32O16। जब आप इसका क्या करवाओगे, जल अपघटन, क्या करवाओगे, जल अपघटन, याद रखना कितने मोल लेने पड़ेंगे जल के, तो और इसकी प्रेजेंस में भाई, H प्लस की प्रेजेंस में क्या क्या प्राप्त होगा आपको, तीन चीजें प्राप्त होगी, अब भी दिमाग में बैठा लो कि आपको याद हो जाए। नंबर एक प्राप्त होगा आपको ग्लूकोज, ठीक है सर। एक प्राप्त होगा आपको फ्रक्टोज, क्या प्राप्त होगा, फ्रक्टोज। और एक प्राप्त होगा आपको ग्लैक्टोज, क्या प्राप्त होगा, ग्लैक्टोज। अब कई बच्चों के दिमाग में आया कि सर आपको कैसे पता चला ये ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है और ये ग्लैक्टोज है, ये मोनोसेकेराइड है। थोड़ी देर पहले मैंने यही तो चर्चा की थी। जब भी ये दिखे, जब भी ये तीनों दिखें, तीनों का केमिकल फॉर्मूला एक ही होता है, बोलो क्या, H12O। C6H12O6 को अपन क्या कहते हैं, मोनोसेकेराइड इकाई। आपको समझ में आ रहा है सर? बिल्कुल पक्का सर, बिल्कुल। अब नोट करके एक मैं आपको बात लिखाता हूँ ध्यान से। जितने भी ओलिगोसेकेराइड हैं ज्यादातर ये रंगहीन होते हैं, क्रिस्टलीय होते हैं और मीठे होते हैं और जल में घुलनशील होते हैं, ये अपने दिमाग में बैठा लो। नोट करके ये बात लिख। शेष है अधिकतर ओलिगोसेकेराइड जल में घुलनशील स्वाद में मीठे एवं लिए ये थोड़ा सा दिमाग में बैठा, तो ये दो तीन बातें हैं याद रखनी है। ओलिगोसेकेराइड कैसे होते हैं भाई साहब, जल में कैसे होते हैं, स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं और साथ में कैसे ठोस होते हैं। समझ में आया? अब दो तो हमने पढ़ लिए, तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं फोलिसेकेर। फोलिसेकेर फोलिसेकेराइड किसे कहते हैं? इनके जल अपघटन से क्या होता है, 2 से 10 से अधिक मोनोसेकेराइड इकाई प्राप्त होती है। देखो, दो प्राप्त हो, 2 से 10 प्राप्त हो उसे ओलिगोसेकेराइड कहते हैं, एक प्राप्त हो उसे मोनोसेकेराइड कहते हैं, और 10 से अधिक प्राप्त हो, यदि किसी कार्बोहाइड्रेट के जल अपघटन से 10 से अधिक मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड का अर्थ है C6H12O6 अधिक प्राप्त होती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, पॉलीसेकेराइड। मैं आपको समझना चाह रहा हूँ, चलो देखिए। इस जल अपघटन से 10 से अधिक संख्या में, 10 से अधिक संख्या में मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं, 10 से अधिक प्राप्त होती हैं, इसलिए इसका क्या नाम है, पॉलीसेकेराइड।
एग्जाम्पल आपको कौन कौन से याद रखने हैं? बड़ी सीधी सी एग्जाम्पल कौन कौन से? एक तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, स्टार्च याद रह जाएगा। एक को आपको याद रखना पड़ेगा, सेलुलोज, और एक आपको याद रखना पड़ेगा ग्लाइकोजन। तीन आपको याद रखने, स्टार्च हो, सेलुलोज हो, ग्लाइकोजन हो, इसमें मोनोसेकेराइड इकाइयां कितनी होती हैं? 10 से अधिक। 10 से अधिक हैं मतलब संख्या में ज्यादा है तो वो सेकेराइड, मोनोसेकेराइड, लेकिन 10 से अधिक हैं इसलिए एक जोड़ दिया हमने। आया समझ में सर? बिल्कुल समझ। अब इन तीनों का केमिकल फॉर्मूला आपको क्या याद रखना पड़ा वो सुनना। सुनिए भाई, जैसे आप सुनना, मैं पॉलीसेकेराइड का जो सामान्य सूत्र है वो ये होता है, जितने भी पॉलीसेकेराइड हैं उसका सबका लिख रहा हूं मैं। पॉलीसेकेराइड का सामान्य सूत्र C6H10O5, और ये होता है, ये किसका फॉर्मूला है? यहाँ जो ये मैंने दोबारा सुनिए, यहाँ जो मैंने N शब्द लिखा है तो इनका मैं अर्थ भी बता देता हूँ। ये तो है आपकी सेकेराइड, और ये शब्द है पोली। क्या है? पोली। पोली का मतलब होता है अनेक। कौन? सेकेराइड। अनेक सेकेराइड को हमने नाम दिया पॉलीसेकेराइड। ये सबका फॉर्मूला है। इसमें क्या क्या है? आपका स्टार्च शामिल है, सेलुलोज शामिल है, और कौन शामिल है? का ग्लाइकोजन शामिल है। मैं ग्लाइकोजन, ग्लाइको, तो चलो जल अपघटन करके देख लेते हैं। हुआ H10O5 N, यहाँ लिया हमने NH2, NH2, तो इसका करवाएंगे अपन जल अपघटन। ये जो मैं H प्लस ले रहा हूँ इसका अर्थ है एसिडिक, एसिडिक जल अपघटन। तो यहाँ जो आउटपुट में, ये तो आपका रिएक्टेंट है, और यहाँ जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा उसमें NH12 क्या प्राप्त होंगी? ग्लूकोज की N इकाइयां प्राप्त होंगी। क्या है भाई? आपका ग्लूकोज है, या इसको आप फ्रक्टोज बोल दो, या आप इसको लैक्टोज बोल दो। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं एक और नाम दे देता हूँ। कुल मिला के अपने को ये क्या प्राप्त हुई? ये अपने को प्राप्त हुई मोनोसेकेराइड इकाई, राइड यूनिट प्राप्त होगी। कितने प्राप्त हुई? N। N तो दो संख्या 10 से ज्यादा है, 10 से ज्यादा है तो ये मुझे आशा है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो दूसरा वर्गीकरण हमने कम। तीसरे चलते हैं अपचायक प्रकृति के आधार पर। के आधार पर, अपचायक प्रकृति के आधार पर। चलो साहब, अपचायक प्रकृति के आधार पर भाई देखो सुनो, कई बच्चों के एक सवाल आता है दिमाग में, साहब अपचायक क्या होता है? तो देखो, जिसका खुद का ऑक्सीकरण होता है ना,
जिसका खुद का ऑक्सीकरण होता है वो किसकी तरह व्यवहार करता है? अपचायक की तरह, रिड्यूसिंग रिएजेंट की तरह। और जिसका खुद का अपचयन होता है वो किसकी तरह व्यवहार करता है? ऑक्सीकारक की तरह। ये अगर आप 12th साइंस में हो तो ये आपको सब अच्छी बात दिमाग में बैठ जानी चाहिए। अपचायक का अर्थ क्या है? इसका मतलब जिसका आप जिसे बोल रहे हो कि ये अपचायक की तरह व्यवहार कर रहा है, इसका मतलब उसका पक्का ही ऑक्सीकरण हुआ हो। चलो, जी सर। कितने प्रकार का होता है साहब? 2 प्रकार का। कौन-कौन सा? एक अपन इस साइड में लिख लें और एक हम लिख लें। पहला जो है, वो है आपका अपचायक शर्करा, अपचायक शुगर और दूसरा बी जो है, वो है आपका अनअपचायक शर्करा, अनअपचायक शुगर। एक होता है अपचायक शुगर और एक होती है अनअपचायक शुगर। यहाँ से मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, यहाँ से आपकी परीक्षा में सेकंड सवाल बनेगा। बैठा लो दिमाग। ओके सर, चलो जी। सबसे पहले अपन लिख लेते हैं अपचायक शुगर। ये किसके समान कार्य करते हैं? ये अपचायक शर्करा के समान कार्य करते हैं। अपचायक शुगर बोल दो या शब्द बोल दो, शर्करा के समान कार्य करते हैं। कार्य क्योंकि क्योंकि इनमें, अब ये ऐसा क्यों करते हैं? इसमें कारण क्या है? उसके पीछे बेसिक रीजन क्या है? तो कारण हुआ होगा भाई। ये तो कैसे काम हुआ? क्योंकि इनमें एक तो ग्रुप पाया जाता है, एक तो इसमें ग्रुप पाया जाता है CHO ग्रुप और दूसरा भाई इसमें ग्रुप पाया जाता है वो ग्रुप। कौन सा ग्रुप पाया जाएगा इसमें? ये अपचायक शर्करा के समान क्यों कार्य करते हैं? तो मैं आपको अभी जानकारी दे देता हूँ। ये इसलिए करते हैं क्योंकि कौन-कौन से ग्रुप मिलेंगे? एक तो आपका मिलेगा CHO ग्रुप और एक मिलेगा ये कीटो ग्रुप। ये CHO ग्रुप को अपन बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। मैं यहाँ लिख देता हूँ। अपन बेटा एल्डिहाइड बोलते हैं। अगर किसी को नहीं है तो मैं लिख एल्डिहाइड। इसको मैंने एक शब्द बोला है, ये हम कर देते हैं कीटो ग्रुप। इसके कारण ये किसकी तरह व्यवहार करते हैं? इसके कारण इनका क्या हो रहा है? ये अपचायक की तरह व्यवहार करते हैं। जी, सुनो। सभी मोनोसेकेराइड और सभी डाइसेकेराइड जो हैं वो किसकी तरह व्यवहार करते हैं? अपचायक शर्करा की तरह कार्य करते हैं। ये आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, लेकिन इसमें एक नोट करने वाली बात है। वो बैठा लो दिमाग में। अब एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सभी मोनोसेकेराइड व डाइसेकेराइड अपचायक शुगर की भांति कार्य करते हैं। आया समझ में? सर बिल्कुल। लेकिन अब हैं कौन-कौन से? इसके एग्जाम्पल वैसे आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। जैसे मैं बात करूँ तो आपको हो गया भाई साहब, थोड़ा मैं बड़ा कर रहा हूँ, अब होल्ड कर रहा हूँ। एक आपको हो गया ग्लूकोज़ हो गया, हाँ, इसी क्रम में आपका हो गया फ्रक्टोज़, सर क्रम में हो गया आपका लैक्टोज़। और ये तो मोनोसैकेराइड हैं। ये तो मैं इसको पर बंद कर देता हूँ कि आपको ये लगे कि ये मोनोसैकेराइड हैं, है ना? तो मोनो हो गए, ये लिखो। अब मैं डाई लिख देता हूँ यहाँ पे।
डाई में आपको 2 ही याद रखने हैं सर, दोनों ही परीक्षा में आए हुए हैं, याद भी हो जाएंगे। एक तो आपको लिखना है माल्टोज़, और आपका एक बार दिमाग ज़रूर कहेगा एक बात के लिए, सर आपने वो क्यों नहीं लिखा? मैं बताऊँगा मैंने क्यों लिखा। एक आप लिखना लैक्टोज़ क्या? अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक सवाल आया है, सवाल क्या है वो अभी आपको बता रहा हूँ कि सर ये डाइसैकेराइड हैं। सर बिल्कुल हैं, ये रहे डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड तो आपका सुक्रोज भी होता है, वो क्यों नहीं लिखा? वो नहीं लिखा, यही तो बात है। वो भाई नहीं लिखा, यही तो बात है। क्यों नहीं लिखा? सुनिए, तो मैंने लिखा, यही तो बात है। ये डाइसैकेराइड हैं और ये मोनोसैकेराइड हैं। अब माल्टोज और लैक्टोज जो है वो अपचायक शर्करा है, ग्लूकोज फ्रक्टोज ग्लैक्टोज जितने मोनोसैकेराइड सारे हैं, लेकिन सुक्रोज डाइसैकेराइड है, फिर भी क्या नहीं है? अपचायक शर्करा नहीं है। समझ में? नोट करके लिखते हैं। रोज इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ, 12 22 11, एक डाइसैकेराइड शुगर है, डाइसैकेराइड शुगर है, बट यह अपचायक शर्करा नहीं है। यह अपचायक तो क्या है भाई? तो क्या है? यह एक अनअपचायक शुगर, अनअपचायक। ये परीक्षा में सवाल आता है, बैठा लो भाई, जितना आपके दिमाग में बैठे ना हो अच्छे से कर लो। ये अपने दिमाग में अच्छे ये बात जो है कि भाई आप अच्छे से बैठा लो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने लिख देता हूँ, सवाल मेरी जी आ गया सर समझ में? चलो नेक्स्ट पे चलते। बी अपना क्या रहेगा? अनअपचायक शर्करा। अब बताओ अनअपचायक शर्करा क्या है? सीधी सी बात है कि भाई एक होती है अपचायक, एक होती है अनअपचायक। अपचायक वो होती है जो अपचायक की तरह कार्य करे, और अनअपचायक वो होती है जो अपचायक की तरह कार्य नहीं करे। देखो दो ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप बता रहा हूं मैं, ग्रुप तो क्या सॉरी, दो रिएजेंट के नाम लिख रहा हूं मैं। ऐसे शुगर जो नंबर एक, तो इसके मैं बात कर रहा हूं, ये आएगा आपके आगे चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन, उसमें तो जो टोलेन अभिकर्मक, और नंबर दो की मैं बात कर रहा हूं फेलिंग विलियन। ये दो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये देखिए, ये एक चैप्टर आएगा भाई एल्डिहाइड कीटोन, उसमें अपन करेंगे दो रिएजेंट होते हैं, वो क्या नहीं करे? अपचयित नहीं। जो टोलेन अभिकर्मक और फेलिंग फेलिंग विलियन को अपचयित नहीं करे, वह क्या कहलाता है? अपचयित नहीं करे, ऐसा शुगर क्या कहलाता है? अनअपचायक शर्करायक शुगर कहलाता
देखो ये 2 रिएजेंट आपको याद रखने ही रखने पड़ेंगे। 2 की बात कर रहा हूँ वो ये हैं। एक तो ये टोलेन अभिकर्मक, और दूसरा ये आपका फेलिंग विलियन। तो इसको क्या नहीं करे, अपचयित नहीं करे। नहीं करे वो क्या कहलाते हैं, अनदायक। आया समझ में? सर बिल्कुल। उदाहरण कौन कौन से याद रखने हैं, मेन तो वही किस्सा, एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। पॉलीसेकेराइड याद रख लो सीधा ही, आपको भी आसानी हो जाएगी। और मुझे जितने भी पॉलीसेकेराइड हैं वो कैसे हैं, अनअपचायक शर्करा। साहब पॉलीसेकेराइड होते कौन कौन से हैं बताइए ना, ये ना। तो आपको याद रखना है स्टार्च, 2 नंबर पे आपको याद रखना है सेलुलोज, 3 नंबर पे आपको याद रखना है ग्लाइकोल। तीनों कैसे हैं, अनअपचायक शुगर है। आया समझ में? सर समझ में। ये तो था मेरे भाई कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। अब चर्चा करते हैं कार्बोहाइड्रेट का इंपॉर्टेंट रोल क्या है जीवन में, या बायोलॉजी में, या केमिस्ट्री में। हेडिंग लिखते हैं अपन, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, मतलब महत्व क्या है। सबसे पहले महत्व अपना देखते हैं, ये रहा अपना 1 नंबर। देखो आपने ये सुना होगा कि शरीर को तुरंत ऊर्जा चाहिए तो किसका प्रयोग करना चाहिए, ग्लाइकोजन का प्रयोग करना, ग्लूकोन डी का प्रयोग करना चाहिए, या डी ग्लूकोज का प्रयोग करना। डी ग्लूकोज लाइक ग्लूकोन डी क्या है, कार्बोहाइड्रेट। बॉडी को ऊर्जा प्रदान करता है। कहाँ पे प्रदान करता है, तो कोशिका में। इसका मतलब ये ऊर्जा प्रदान करता है तो किसकी तरह काम करता है, जैव ईंधन। जैव ईंधन की तरह काम करता है। और कोशिका की कहाँ पे प्रदान करता है, कोशिका के माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके क्या प्रदान करता है। अगर आपको याद नहीं रखना है, बायोलॉजी आप नहीं पढ़ रहे। नंबर 2 आपको याद रखना है इसका, बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोजन है वो ऊर्जा ऊर्जा के रूप में क्या रहता है, संचित ऊर्जा स्रोत का कार्य करता है। ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड है, संचित स्टोर ऊर्जा स्रोत का कार्य करता है। तो ये याद रखना है, संचित ऊर्जा स्रोत का कार्य करता है कौन, भाई साहब ग्लाइकोजन। किस में, ये दोबारा आ रहा है टर्म, किस में काम करता है, तो भाई मेरे ये काम करता है ह्यूमन बॉडी में। याद रह जाएगा सर, बिल्कुल याद रह जाएगा। एक और मैं आपको याद दिला देता हूँ, कल भी मैंने बताया था, 3 नंबर, पादपों की कोशिका भित्ति, प्लांट की। पादपों की कोशिका भित्ति की बनी होती है साहब, सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की। ये आपको याद रखना है, पादपों की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है सर, सेलुलोज की बनी होती है। ओके सब। एक मैं आपको अलग से आपको मैं ये चौथा पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है और आपको याद भी रखना मेरे भाई। तो
ग्लूकोज से क्या क्या बनता है सुनना। ग्लूकोज से पेंटोज शर्करा, पेंटोज शर्करा, न्यूक्लियोटाइड, ये आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। यो, आप एक बार नाम लिख लेना, ये शब्द सारे आपके चिर परिचित हो जाएंगे। न्यूक्लियोटाइड, एक आप याद रखना डीएनए, जी सर, एक आप याद रखना आरएनए, तथा पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जो टाइड बनते हैं। ये सारी चीजें, और देखो सुनो, मैंने एक जो शब्द लिखा है यहाँ पे, आप अपने मस्तिष्क में अच्छे से बैठा लीजिए मेरे पास। ये डीएनए और एक मैंने लिखा आरएनए, इन दोनों के अंदर मेन रोल होता है कार्बोहाइड्रेट का। एक आरएनए के अंदर होती है राइबोज शर्करा और डीएनए के अंदर होती है डीऑक्सी राइबोज शर्करा। न्यूक्लियोटाइड, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड, और आप इसमें ना न्यूक्लिक एसिड और लिख लेना, ये न्यूक्लियोटाइड लिख देता हूँ, एक सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है भाई के ऊपर खूब चर्चा करने वाला है ग्लूकोज। 4 चीजें मैंने बैक टू बैक पढ़ाई रूप में, इसके मतलब इंपॉर्टेंस रोल क्या है। अब इतना ग्लूकोज के बारे में पढ़ रहे हैं, थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। करो सर, कोई दिक्कत नहीं है हमारे। सर देखिए, हमने हेडिंग के तौर पे लिखा ग्लूकोज, ये लिखा ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो सामान्य सूत्र है वो आपको याद ही रखना है। ये तो ये रामबाण है, C6H12। मैंने इसको बताया भी था आपको, मोनोसेक्राइड है ना। और इसका जो सोर्स है वो क्या क्या है, मतलब इसका सोर्स मतलब स्रोत क्या है वो सुनिए आप। देखो, सीधे फलों से प्राप्त होती है, शहद में भी पाई जाती है, जी से ग्लूकोज और जी से ग्रेप्स। तो यह सीधे शहद से प्राप्त होती, प्राप्त होती, प्राप्त होता है। आप है ना इसका जी का ग्लूकोज और जी का ग्रेप्स, ये शब्द पकड़ लीजिए, ग्रेप्स। और इसी ग्रेप्स को मैं एक नाम लिख रहा हूं, पके हुए अंगूरों में, पके हुए अंगूरों में पाई जाती है। आया समझ में? तक तो हमारे अच्छे से समझ में आ गया सर। बढ़िया बात, आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब अपने, हाँ एक चीज और लिखनी भूल गया। हाँ, इसको मैं एक नाम दे रहा हूं, आप है ना नाम क्या दे रहा हूं, वो है ही इसका नाम। इसको ना अपन ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं। ये थोड़ा दिमाग में लिखना भाई, इसको क्या बोलते हैं? ब्लड शुगर बोलते हैं, रक्त शर्करा। जी सर, याद रह जाएगा, बहुत बढ़िया बात। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, बढ़ो। अब इसको बनाने की विधियां पढ़ते हैं। इसको बनाने की विधियां, ग्लूकोज को बनाने की विधियां, हेडिंग लिखो। सामान्य विधि को आप एक क्रम में लिख लीजिए। एमपी ऑफ, ग्लूकोज को बनाने की विधियां कौन कौन सी। सबसे पहले अपन बात करते हैं, पहली विधि जिसका नाम है
सुक्रोज के जलीय अपघटन से। किसके जलीय अपघटन से? सुक्रोज के जलीय अपघटन। सुनो, पहले मैं आपको इसकी रिएक्शन लिखा देता हूं, फिर मैं इसकी थ्योरी लिखवा देता हूं। आपको ध्यान होना चाहिए सुक्रोज के जलीय अपघटन से, तो सबसे पहले आप लिखोगे सुक्रोज। ये रहा भाई आपका सुक्रोज, C12 H22 O11। और इसका आप क्या करोगे? H2O। क्या करवाओगे? जल अपघटन करवाओगे। देखो एक शब्द लिखा है अम्लीय जल अपघटन। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं रिएक्शंस का एरो करके यहाँ पे एक शब्द लिख देता हूँ। अम्लीय जब भी शब्द मिले ना मेरे भाई, आप है ना अपने दिमाग में बैठा लो ये अच्छे से। ये H प्लस लिखोगे और इसे ही अपन क्या बोलेंगे भाई? इसे ही अपन क्या बोलेंगे? अम्लीय बोलेंगे। ये हो गया अम्लीय। जब आप इसका अम्लीय जल अपघटन करवाओगे ना, तब क्या प्राप्त होगा? एक तो प्राप्त होगा ग्लूकोज और एक प्राप्त होगा फ्रक्टोज। ये क्या है साहब? ये क्या है? ये आपका वाटर है। क्या प्राप्त हो गया आपको? CH12O6। और एक और प्राप्त होगा कौन? C6H12। जी, जी बिल्कुल। पहले को क्या बोलेंगे साहब? को क्या बोलेंगे? को बोलेंगे अपन ग्लूकोज। और इसको क्या बोलेंगे? इसका नाम क्या है? फ्रक्टोज। अब कई बच्चों के मन में एक सवाल आएगा कि दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है, तो आपको कैसे पता चला ये ग्लूकोज है? बात करेंगे भाई, फिर समझ में। तो आपको भाषा कैसे लिखनी है? भाषा आपको यूं लिखनी है, जब सुक्रोज का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करवाया जाए तो ग्लूकोज व फ्रक्टोज प्राप्त होते हैं। ये लिखनी है आपको। मैं बैक करके वहां पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ छोटे शब्दों में, आपको याद रह जाए। जब सुक्रोज का अम्लीय माध्यम जल अपघटन करवाया जाता है, तो ग्लूकोज व फ्रक्टोज की मोनोसेकेराइड इकाइयां मोनोसेकेराइड आ गया समझ में सर? बिल्कुल। पहले बनाने की विधि, फिर ये थ्योरी, और फिर ये वाले लिखोगे, और फिर मैं आगे वाले पेज पे 2 नंबर रिएक्शन अपन बेटा कल करेंगे अध्ययन। आज के साथ ये इजाजत दीजिए, और साथ में मुझसे ये प्रॉमिस कीजिए कि आप इनके सबके सुंदर से नोट्स बना रहे होंगे। देखो मैं आपको कितना भी अच्छा क्यों ना पढ़ा दूं, जब तक आप अपनी फेयर कॉपी में नोट्स को लिखेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे, आप वीडियो को कितनी बार देख ले, आपके समझ नहीं आएगा भाई। समझ आने का तरीका क्या है तो मैं फिर बता देता हूं। साथ में वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, उसके बाद याद कीजिए, उनको एक बार फिर लिख के देखिए, याद हो जाएंगे। ये ट्रिक, यही तरीका है। और किसी को, कोई भी टीचर हो, कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे मेरिट में आए चाहे नहीं आए, तो उसके परसेंटेज भले ही कितने ही हो, वो ऐसे ही इसी प्रोसेस को फॉलो करता है।
इसी के साथ मैं सभी विद्यार्थियों से इजाजत लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।